बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले ऑडियो में ईथर के रासायनिक गुण की व्याख्या किया था और बताया था कि ईथर एक प्रकार से अक्रिय पदार्थ है। ईथर में रासायनिक गुण बहुत कम होता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं जो ईथर में उपस्थित एल्किल समूह पर निर्भर करती हैं। ईथर के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती हैं और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बंध होता है उस बंध के विदलन पर निर्भर करती हैं। और एरोमेटिक ईथर में जो बेंजीन वलय पाया जाता है तो उस बेंजीन वलय में कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। तो इसकी चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो में किया था, समझाया था। तो ईथर के रासायनिक गुण को कुल ABCD 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उस बंटवारा में हम पहला लेते हैं ए भाग, एल्किल समूहों के कारण ईथर में रासायनिक गुण। तो हमारा पहला हेडिंग है, पहला हमारा रासायनिक गुण है ईथर में। पहला पार्ट ए पार्ट ले रहे हैं, ईथर में एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो ईथर में जो एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमारा यहां कहना है कि ईथर में जो एल्किल समूह पाया जाता है वह एल्केन के समान होता है। तो ईथर में जो एल्किल समूह पाया जाता है वह एल्केन के समान होता है। तो एल्केन में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों? तो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो जब एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो ईथर में भी जो एल्किल समूह है, तो ईथर में उस एल्किल समूह में प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे कि मैंने आपको एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कक्षा 11 के चैप्टर में एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोजनीकरण पढ़ाया था और उसमें मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि भी समझाया था। तो ठीक उसी प्रकार हमारा यहां पर भी ईथर में जो एल्किल समूह है उस एल्किल समूह में हैलोजनीकरण अभिक्रिया पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला हेडिंग होगा ईथर में एल्किल समूह की अभिक्रिया के अंतर्गत हम पहला हेडिंग लेंगे हैलोजनीकरण। और बच्चों, एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और एल्केन हाइड्रोकार्बन दहन अभिक्रिया करता है। अर्थात जब हम एल्केन को जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो एल्केन जब जलता है तो CO2 और जल बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार ईथर में भी दहन अभिक्रियाएं पाई जाएंगी। तो जैसे एल्केन में हैलोजनीकरण और दहन अभिक्रिया पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार ईथर में भी हैलोजनीकरण और दहन अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो ईथर में एल्किल समूह के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ईथर में एल्किल समूह के अंतर्गत रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे हैलोजनीकरण। तो ईथर में जो हैलोजनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ये दो ढंगों से होगी। एक ए होगा अंधेरे में प्रतिस्थापन और बी होगा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रतिस्थापन। तो अंधेरे में जब प्रतिस्थापन होता है तो क्या उत्पाद बनता है, और जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रतिस्थापन होता है तब क्या उत्पाद बनता है। दोनों उत्पाद भिन्न भिन्न हैं, उसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला हैलोजनीकरण में ए पार्ट, अंधेरे में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उसके बारे में सुनिए। अंधेरे में ईथर की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं, अंधेरे में जब हम ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं अथवा ब्रोमीन से कराते हैं, तो पहले हमें अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो मिलता है और फिर हमें
अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो या डाइब्रोमो उत्पाद का निर्माण होता है। तो पहले हमारा मोनोक्लोरो उत्पाद बनता है और फिर हमारा डाइक्लोरो उत्पाद बनता है, या डाई मतलब कहने का अर्थ है ये कि ईथर में जब हैलोजनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक से समझ लीजिए इसको, कि जब ईथर में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है अंधेरे में, तो पहले मोनोहैलो ईथर का उत्पाद बनता है, फिर डाईहैलो ईथर का उत्पाद बनता है। तो मोनोहैलो ईथर का निर्माण होता है पहले, फिर बाद में डाईहैलो ईथर का निर्माण होता है। तो वह कैसे होता है अंधेरे में? तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पे रखा है। जैसे कि हमारे कोर्स में डाई एथिल ईथर पढ़ना है, तो डाई एथिल ईथर का मैंने यहां पर एग्जाम्पल एक लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। तो हमारा डाई एथिल ईथर CH3CH2O CH2CH3, तो डाई एथिल ईथर का ये सूत्र है। इसमें दो एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह इधर है, तो इधर के एल्किल समूह का यदि अंकन करेंगे तो 1 2, और इधर के एल्किल समूह का अंकन करेंगे तो 1 2, तो समान नंबरिंग हो जाएगा, इसलिए इसे हम 1 2 इधर कहेंगे, इधर 1 डैश 2 डैश, या 3 रहेगा तो 3 डैश, इधर 1 2 3 रहेगा तो 3। तो इसको अगर शब्दों में ले तो अल्फा बीटा, तो इधर वाले एल्किल समूह को अगर हम अल्फा बीटा कहेंगे तो इधर वाले एल्किल समूह में अल्फा डैश बीटा डैश के द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। तो हमें ये नंबरिंग की बात हो गई। अगर हम एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का अगर अंकन करेंगे तो इधर का अंकन अल्फा बीटा, इधर का अंकन अल्फा डैश बीटा डैश के द्वारा हम कर सकते हैं। अब इस डाई एथिल ईथर की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराएंगे, या मैंने क्लोरीन से कराया है, आप ब्रोमीन से भी करा सकते हो। जैसे हम क्लोरीन के द्वारा कर रहे हैं ऐसे ही ब्रोमीन के द्वारा भी होगा। आप अपने से लिखिएगा, मैं यहां क्लोरीन का करा रहा हूं। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे अंधेरे में, तो पहले हमारा मोनोहैलो उत्पाद बनता है। तो मोनोहैलो उत्पाद में हमारा अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो अल्फा स्थान का, इस अल्फा स्थान का हाइड्रोजन, इस अल्फा स्थान का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अल्फा स्थान का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहां से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन निकलेगी, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बन के बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो प्रतिस्थापित होकर उत्पाद क्या क्या निर्माण करेगा? उत्पाद का निर्माण होगा अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं अंधेरे में, तो अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। यह डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है अंधेरे में। ठीक है बच्चों, तो इसका हम ब्रोमीन से भी कराएंगे। तो जब ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से कराएंगे, तो जहां हमारा क्लोरीन है वहां हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। फिर बच्चों हम लेंगे अंधेरे में ही Cl2 की क्रिया, और अंधेरे में ही और क्रिया करेंगी। कुछ देर तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अंधेरे में ही Cl2 का दूसरा अणु भी क्या करेगा? अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर में फिर से प्रतिस्थापित होगा। तो इस बार प्रतिस्थापन यहां न होकर के अल्फा डैश पर प्रतिस्थापन होगा। माने पहले एक ठो इधर का प्रतिस्थापन होगा, फिर एक ठो इधर का प्रतिस्थापन होगा। तो बारी बारी से प्रतिस्थापन होता है। तो अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर Cl2 से अभिक्रिया कर लेगा अंधेरे में, तो बीटा अल्फा डैश जो हमारे पास है, अल्फा डैश का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अल्फा डैश का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकाल देगा।
और एक क्लोरीन अणु अल्फा डैश के कार्बन पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। और तो उत्पाद हमारा क्या बनाएगा? उत्पाद हमारा बनेगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार बच्चों जब हम ईथर का हैलोजनीकरण अवक्रिया करते हैं, तो जब ईथर का हैलोजनीकरण अवक्रिया करते हैं अंधेरे में, तो ईथर की हैलोजनीकरण अवक्रिया जब करते हैं हम अंधेरे में करते हैं, तो पहले हमें मोनोहैलो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है, फिर बाद में कुछ देर बाद हमें डाईहैलो ईथर उत्पाद प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने उदाहरण लेकर के डाईएथिल ईथर का उदाहरण लेकर के आपको समझाया। तो हमारा डाईएथिल ईथर की क्रिया जब अंधेरे में क्लोरीन अणु से कराते हैं, तो पहले हमें अल्फा मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है, फिर कुछ देर के बाद हमें अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। तो यह ईथर में हैलोजनीकरण अवक्रिया मैंने कराया, किन परिस्थितियों में? अंधेरे में कराया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्लोरीन से कराया, ब्रोमीन से भी करा सकते हो। अगर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन रखोगे तो जहां जहां क्लोरीन है वहां से क्लोरीन हटाकर ब्रोमीन लगा दोगे, आपको रासायनिक अवक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? डाईएथिल ईथर का ब्रोमीनीकरण कहेंगे। और यहां जो मैंने आपको बताया है ये डाईएथिल ईथर का क्लोरीनीकरण है, अर्थात कुल मिलाकर के डाईएथिल ईथर का हैलोजनीकरण है, वो भी अंधेरे में क्रिया कराई गई है। अब दूसरा पार्ट हम लेंगे, बी पार्ट लेंगे। डाईएथिल ईथर की क्रिया हैलोजन अणु से कराएंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो जब हम जब हम ईथर की क्रिया क्लोरीन अणु से कराएंगे, जब हम ईथर की क्रिया क्लोरीन अणु से कराएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो ईथर में उपस्थित जितना भी हाइड्रोजन है, ईथर में उपस्थित सभी हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए बच्चों, बात ध्यान रखना है कि जब हम ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ईथर में जितना भी हाइड्रोजन परमाणु होगा, सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैंने यहां एक उदाहरण लिया है डाईएथिल ईथर, क्योंकि यही हमारे कोर्स में है। तो डाईएथिल ईथर का सूत्र है C2H5OC2H5। तो डाईएथिल ईथर में कुल 10 ठो हाइड्रोजन है। ये 10 हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन अणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो क्या उत्पाद बनता है? पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। देखिए 10 हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन 5 आ गया, यहां H5 था, यहां क्लोरीन 5 हो गया, माने 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो गया और 10 ठो HCl हमारा बाहर निकल गया, 10 अणु हाइड्रोक्लोरिक बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो उत्पाद बनेगा उसका नाम क्या होगा बच्चों? तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर इसका निर्माण होगा। तो हमारे पास बच्चों, यदि हम ईथर की क्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अगर क्लोरीन अणु से कराएंगे, हैलोजन अणु से कराते हैं, तो हमारा ईथर का सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यही बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जब हम ईथर का हैलोजनीकरण करते हैं, जब हम ईथर का हैलोजनीकरण अवक्रिया करते हैं, तो हैलोजनीकरण अवक्रिया जब अंधेरे में करते हैं, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, फिर अल्फा डैश हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। इससे ज्यादा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं होता है जब अंधेरे में कराते हैं तब। लेकिन जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो सभी हाइड्रोजन हैलोजन अणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यह हुआ ईथर में एल्किल समूह के कारण होने वाली अवक्रिया,
जिसमें मैंने पहला पढ़ाया आपको, पहला पार्ट पढ़ाया हैलोजनीकरण अवक्रिया। तो हैलोजनीकरण अवक्रिया अंधेरे में कैसी होती है और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कैसी होती है, ये मैंने आपको समझाया। अब एल्किल समूह के अवक्रिया के अंतर्गत दूसरी अवक्रिया लेंगे ज्वलन अवक्रिया, ज्वलन गुण अर्थात दहन गुण। ज्वलन गुण को हम दहन गुण भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि एल्किल हैलाइड ईथर में दो ठो एल्किल समूह पाया जाता है। जो एल्किल समूह एल्केन की भांति कार्य करता है, तो एल्केन में भी दहन अवक्रिया होती है। तो एल्केन में जब दहन अवक्रिया होती है तो वह CO2 और जल बनाता है। उसी प्रकार ईथर भी एल्केन के समान, देखो मैंने यहां लिखा भी है, ईथर भी एल्केन के समान जलकर CO2 व जल उत्पन्न करता है। तो हमारे पास एक उदाहरण मैंने लिया है डाई एथिल ईथर, क्योंकि हमारा डाई एथिल ईथर ये में पढ़ना है। तो डाई एथिल ईथर मैंने यहां पर उदाहरण लिया है। अब इस डाई एथिल ईथर का सूत्र है C2H5OC2H5। तो डाई एथिल ईथर को जब हम वायु की उपस्थिति में O2 के द्वारा जलाते हैं, दहन करते हैं, तो यह डाई एथिल ईथर O2 से अवक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता है। तो बैलेंस करने के लिए, अवक्रिया को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन में 6 से गुणा किया गया है और CO2 में 4 से और जल में 5 से गुणा किया गया है। तो डाई एथिल ईथर जब डाई एथिल ईथर को हम वायु के उपस्थिति में जलाएंगे, तो डाई एथिल ईथर वायु की उपस्थिति में जलकर CO2 और जल का निर्माण करता है। तो ये तो हमारा हुआ ईथर का रासायनिक गुण पार्ट ए एल्किल समूहों के कारण होने वाली अवक्रिया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ईथर का रासायनिक गुण पार्ट बी, ईथर का रासायनिक गुण पार्ट बी हम लेंगे। ईथर में उपस्थित केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, जो ईथर में ROR सूत्र है ईथर का, तो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अवक्रिया। तो ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसके कारण होने वाली अवक्रिया। इसलिए मैंने यहां हेडिंग डाला है बी पार्ट में ईथरी ऑक्सीजन, क्योंकि ईथर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, ईथर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, उस ऑक्सीजन को हम ईथरी ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहां वही मैंने हेडिंग लिया है ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली अवक्रिया। तो ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली अवक्रिया बी पार्ट हमारा हेडिंग है। बी पार्ट हमारा हेडिंग है ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली अवक्रिया। तो ईथर में इसमें काहे अवक्रिया होती है, तो ध्यान से सुनिए बंधु। ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु पर 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह लुई क्षार या ब्रांस्टेड क्षार जैसा व्यवहार करता है। अब लुई क्षार किसे कहते हैं, क्वेश्चन खड़ा होगा। तो मैंने आपको कक्षा 11 में लुई क्षार के बारे में बताया है कि ऐसा पदार्थ जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ऐसा पदार्थ जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, वह लुई क्षार कहलाता है। तो ईथर के अणु में जो ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात ईथर हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। इसलिए ईथर लुई क्षार की भांति कार्य करता है। और मैंने दूसरा बताया कि ब्रांस्टेड क्षार, तो ब्रांस्टेड क्षार किसे कहते हैं, यह भी मैंने आपको कक्षा 11 में पढ़ाया है। ब्रांस्टेड ने कहा था कि वह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल कहलाता है, लेकिन वह पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ईथर में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर उपस्थित है, उससे आकर प्रोटॉन उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ सकता है
अर्थात ईथर प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए ब्रांस्टेड के अनुसार भी ईथर क्षार होगा। तो बच्चों, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि लुई जो क्षार होते हैं वो लुई क्षार अम्ल से या ब्रांस्टेड क्षार अम्ल से, लुई क्षार या ब्रांस्टेड क्षार अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ये हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार ईथर किसी अम्ल से अवक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और ईथर वायु के द्वारा, वायु से अवक्रिया करके क्या बनाएगा? पराक्साइड बनाएगा। क्योंकि वायु मतलब ऑक्सीजन, वायु मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? तो वायु के संयोजी कोष में, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें यहां मालूम है। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। किससे ग्रहण करेगा? ईथर से ग्रहण करेगा। तो हमारा ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ईथर में ऑक्सीजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह ऑक्सीजन परमाणु को दे करके उपसहसंयोजी बंध बना लेगा। तो ईथर और ऑक्सीजन के बीच में जब उपसहसंयोजी बंध बन जाएगा तो इसे हम पराक्साइड कहेंगे, पराक्साइड बंध कहेंगे, पराक्साइड बंध बना लेगा। अर्थात तो कहने का अर्थ यह है कि ईथरी ऑक्सीजन के कारण जो अवक्रिया होती है ईथर में, तो ईथर में जो ईथरी ऑक्सीजन के कारण अवक्रिया होती है उसके बारे में हमने समझाया कि ईथर के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो लुई क्षार और ब्रांस्टेड क्षार की भांति कार्य करेगा, जो अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा और वायु से अवक्रिया करके पराक्साइड का निर्माण करेगा। तो यह रासायनिक अवक्रिया ईथर में जो हो रही है, लवण का जो निर्माण हो रहा है, जो पराक्साइड का निर्माण हो रहा है, यह रासायनिक गुण ईथर में किसके कारण हो रहा है? तो यह रासायनिक गुण ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के पास जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं उनके कारण यह रासायनिक अवक्रिया संपन्न होती है। तो हम बारी बारी से आपको बता दें कि ईथर में जो है पराक्साइड का निर्माण कैसे होगा, पहला भाग, और फिर दूसरा भाग पढ़ाएंगे ईथर में लवण का निर्माण कैसे होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे बी पार्ट में ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली अवक्रिया में पराक्साइड का निर्माण कैसे होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लवण का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पार्ट हम पढ़ेंगे यहां पर पराक्साइड का निर्माण। तो बच्चों सुन लीजिए कि जब हम ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से कोई एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है और निर्माण करके पराक्साइड का, जब हमारे पास ईथर और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच पराक्साइड बंध का निर्माण हो जाता है तो इस तरह से हमारा पराक्साइड का भी निर्माण हो जाता है। और यह रासायनिक अवक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ईथर को वायु के द्वारा अवक्रिया कराते हैं तो हमें ईथर का पराक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी ईथर की क्रिया, किसी भी ईथर को, कहने का अर्थ यह है
कि किसी भी ईथर को हम जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अवक्रिया कराएंगे तो सदैव ऑक्सीजन के पास ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा, और जैसे ही उपसहसंयोजी बंध उनके बीच बनेगा तो पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हमारा पेरोक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे, मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे करके मैंने ऊपर देखिए लिखा भी है, जो बात मैंने समझाया है उसको शॉर्टकट में मैंने यहां लिखा भी है कि ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक युग्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करके पेरोक्साइड का निर्माण करता है, और यह अवक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो जो मैंने आपको समझाया उसको मैंने शॉर्टकट लिखा भी है, आप देख करके कॉपी में अपने लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो हमने यहां एक उदाहरण लिया, हमें उदाहरण कौन सा, डाई एथिल ईथर पढ़ना है, तो हम यहां पर डाई एथिल ईथर का उदाहरण लिए C2H5O C2H5। तो C2H5O C2H5 की क्रिया हम ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 है। तो ईथर का यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, यहां देखिए 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक यहां, तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को दे करके उपसहसंयोजी बंध बना लेगा। देखिए कैसे उपसहसंयोजी बंध बना है, C2H5O C2H5, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को दे करके उपसहसंयोजी बंध से जुड़ जाता है, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। तो यह यौगिक जो बनेगा, यह यौगिक जो हमें प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन के द्वारा अवक्रिया करके पेरोक्साइड बंध बना करके डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ऑक्सीजन यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए बच्चों, ये हमने यह भी पढ़ा है कि जो यौगिक ऑक्सीजन को जोड़ता है, जिन यौगिकों में ऑक्सीजन का जुड़ना होता, जिन रासायनिक अवक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, उसे ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां ईथर का ऑक्सीकरण अवक्रिया भी हो रहा है। ईथर के द्वारा पेरोक्साइड का निर्माण एक प्रकार का ईथर का ऑक्सीकरण अवक्रिया होगी, अर्थात इसे हम ईथर का ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, एक तरीका है हमारे पास दूसरा कहने का है कि देखिए ईथर जो डाई एथिल ईथर, ये हमारे पास डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड जो बनता है यह भारी होता है, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, यह तैलीय द्रव के रूप में पाया जाता है, और जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह बहुत तेजी से विघटित हो जाता है। माने जैसे ही हम डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड को गर्म करेंगे तो ये बंध जो पेरोक्साइड बंध बना है वो जल्दी से क्या होगा, टूट जाएगा, अर्थात तेजी से विघटित हो जाता है। वही बात मैंने यहां इस डाई एथिल ईथर का गुण लिख दिया है कि डाई एथिल ईथर का पेरोक्साइड भारी होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है और तैलीय द्रव होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब यह तेजी से विघटित हो जाता है। तो मैंने डाई एथिल ईथर के पेरोक्साइड का कुछ गुण भी यहां पर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बच्चों, जब यहां पर हमारे पास जब ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए एक बात और हम बता दें आपको कि ईथर के पेरोक्साइड का निर्माण दूसरे ढंग से भी होता है। वो कैसे होता है, तो जब ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में, जब ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में
वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखा जाता है। जब ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखा जाता है तो यह निम्न प्रकार से भी पराक्साइड का निर्माण कर सकता है। तो कैसे? तो यह तो दूसरे ढंग से पराक्साइड का निर्माण कर रहा है। देखिए, इसमें डाई एथिल ईथर है हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। तो CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर, यह वायु के द्वारा अभिक्रिया कर रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसको मिला करके डाई एथिल ईथर और वायु को मिलाकर प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं। और जब बहुत लंबा समय तक हो जाता है, तात्क्षणिक रूप में तो यह बन जाता है, तात्क्षणिक रूप में यह बन जाएगा, जल्दी से यह बन जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला करके लंबे समय तक रख देंगे तो हमारा निम्न प्रकार से पराक्साइड का निर्माण होता है। तो इस ढंग का हमारा पराक्साइड बनता है। माने यहां पर ईथर का ऑक्सीजन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह ईथर का ऑक्सीजन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग नहीं लेगा, यह दूसरे ढंग से पराक्साइड का निर्माण करता है। तो इसे भी हम डाई एथिल ईथर का पराक्साइड भी कहते हैं। और इस पराक्साइड का नाम होगा 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपराक्साइड। तो हमारे पास जब कहने का अर्थ यह है कि डाई एथिल ईथर को वायु के साथ मिलाकर प्रकाश की उपस्थिति में लंबे समय तक छोड़ देंगे तो हमारा डाई एथिल ईथर का हाइड्रोपराक्साइड बनता है। पराक्साइड नहीं, क्या बनता है? हाइड्रोपराक्साइड का निर्माण करता है। तो हाइड्रोपराक्साइड का नाम क्या होगा? 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपराक्साइड। 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपराक्साइड। और हाइड्रोपराक्साइड का सूत्र यह होगा जो मैंने डाई एथिल ईथर को वायु में रख करके कराया है। तो हमारा हुआ ईथर का निर्माण, जिसमें मैंने आपको बताया पराक्साइड का निर्माण। तो पराक्साइड का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। अब कुछ नोट पॉइंट हम आपको बता दें। देखिए, हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर 1 है, इस अभिक्रिया को ईथर का ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो मैंने पीछे व्याख्या में भी बताया था। दूसरा नोट पॉइंट है कि ईथर में अगर क्यूप्रस ऑक्साइड, ईथर के विलयन में यदि क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O मिलाने पर पराक्साइड का निर्माण रुक जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब हम ईथर के विलयन में क्यूप्रस ऑक्साइड जब ईथर के विलयन में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देंगे तो पराक्साइड का जो निर्माण हो रहा है, पराक्साइड का निर्माण नहीं होगा, पराक्साइड के निर्माण रुक जाएंगे, पराक्साइड का निर्माण होगा ही नहीं। अर्थात क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर पराक्साइड का निर्माण नहीं होता, पराक्साइड का निर्माण रुक जाता है। और तीसरा नोट पॉइंट हमने लिखा है कि प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ईथर सर्वप्रथम ऑक्सीकृत होता है, पराक्साइड का निर्माण नहीं होगा, सर्वप्रथम ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। कैसे भाई, कैसे करेगा? तो मैंने एक एग्जाम्पल यहां ले रखा है, जैसा कि मैंने आपको डाई एथिल ईथर पढ़ाया है। तो डाई एथिल ईथर का मैंने यहां एग्जाम्पल ले रखा है। हमारा यह कौन सा सूत्र मैंने लिया है? इसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो मैंने डाई एथिल ईथर लिया है, जिसका सूत्र है CH3 CH2O CH2 CH3। तो डाई एथिल ईथर को प्रबल ऑक्सीकारक, वायु की उपस्थिति में नहीं, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो जब डाई एथिल ईथर को हम प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक हमारा है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट, ये सब प्रबल ऑक्सीकारक हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर क्या होता है?
दो अणु एल्डिहाइड में, दो अणु एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। दो अणु एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो डाईएथिल ईथर CH3CHO में ऑक्सीकृत हो जाता है, किसके उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में। तो प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में डाईएथिल ईथर एसिटल्डिहाइड CH3CHO में ऑक्सीकृत हो जाता है और जल बन जाता है। तो बैलेंस करने के लिए यहां दो अणु का गुणा किया गया तो एसिटल्डिहाइड का दो अणु बनता है। अब प्रबल ऑक्सीकारक हमारा है ही, तो प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में यह एसिटल्डिहाइड, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यह बना हुआ एसिटल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पुनः ऑक्सीकृत किस में होता है? एस्टिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब एस्टिक एसिड का सूत्र क्या है? CH3COOH। CH3COOH एस्टिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कहने का अर्थ हमारा यह है नोट नंबर 3 में कि प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर पहले एल्डिहाइड में फिर एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ईथर हो, तो कोई भी ईथर होगा तो प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में पहले वो एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जैसे मैंने यहां डाईएथिल ईथर लिया तो एस्टल्डिहाइड बना और फिर एस्टल्डिहाइड से हमारा एस्टिक एसिड बना। अगर हम यहां पर डाईमेथिल ईथर लेंगे, मतलब डाईमेथिल ईथर का सूत्र होगा, डाईमेथिल ईथर का सूत्र होगा हमारा CH3O CH3 डाईमेथिल ईथर। अगर इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो पहले हमारा बनेगा HCHO बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के HCOOH बना लेगा। तो अगर हम ये डाईमेथिल ईथर है, CH3OCH3 है, CH3OCH3 है अर्थात डाईमेथिल है, ये डाईमेथिल ईथर है। तो डाईमेथिल ईथर प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है, फिर HCHO पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, पुनः ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मिक अम्ल बना लेगा। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ईथर, किसी भी ईथर को हम यदि प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में अवक्रिया कराएंगे तो पहले वो एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह मैंने नोट नंबर 3 में आपको समझाया है। अब बी पार्ट का जो रासायनिक गुण है, उस बी पार्ट के रासायनिक गुण में मैंने आपसे कहा था कि पहले पेरोक्साइड का निर्माण बताएंगे और फिर मैंने आपसे कहा था लवण का निर्माण बताएंगे। अब ईथर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वह 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है, अर्थात तो वह प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसलिए ईथर लुई क्षार अथवा ब्रांस्टेड क्षार की भांति कार्य करेगा, तो वह अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। क्योंकि हमें पता है लुई क्षार या ब्रांस्टेड क्षार अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रकार से हमने यहां पर सेकंड पार्ट लिया है लवण का निर्माण। तो सेकंड में मैंने लिया है लवण का निर्माण। तो ईथर हमारा जब क्षार की भांति कार्य करेगा, लुई क्षार की भांति कार्य करेगा, तो वह अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा। तो कैसे करता है? देखिए हमारे पास डाईएथिल ईथर मैंने लिया है, डाईएथिल ईथर उदाहरण लिया है। तो डाईएथिल ईथर C2H5O, डाईएथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं। तो डाईएथिल ईथर क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रोटॉन को ग्रहण कर ले रहा है। तो जब डाईएथिल ईथर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा तो यहां पर इसके ऊपर धन चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास इसके बीच में ईथर और प्रोटॉन के बीच में, डाईएथिल ईथर और प्रोटॉन के बीच में उपसंयोजी बंध बन जाएगा
और ऑक्सीजन के पास ऋण चार्ज आ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जो यह क्लोरीन ऋण आयन से संतुलित हो जाएगा तो हमारा उत्पाद बनाएगा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अवक्रिया करके, डाई एथिल ईथर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अवक्रिया करके डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा मैंने उदाहरण लिया है, ये भी हमारा डाई एथिल ईथर ही है। ये भी हमारा क्या है? डाई एथिल ईथर ही है। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5OC2H5। तो डाई एथिल ईथर यहां हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अवक्रिया कैसे करता है? तो हमारा डाई एथिल ईथर का एक ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म H2SO4 के प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यह प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, धनावेशित हो जाएगा, जो HSO4 ऋणायन से संतुलित होकर के लवण का निर्माण कर देगा। और हमारे पास ईथर के ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में एक उपसहसंयोजी बंध बन जाएगा, एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि हमारा डाई एथिल ईथर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करके डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लवण का निर्माण करता है। तो हमारा डाई एथिल ईथर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अवक्रिया करके डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है। और डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करके डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लवण का निर्माण करता है। डाई एथिल ऑक्सोनियम, तो इतना हमारा जो ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो धनायन है, इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम। फिर यहां हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर सल्फेट है तो सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया कि कैसे हमारा ईथर अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ यह है, हमने आपको समझा दिया कि ईथर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण ईथर लुई क्षार या ब्रांस्टेड क्षार की भांति कार्य करता है। और ब्रांस्टेड क्षार या लुई क्षार की भांति कार्य करता है तो हम जानते हैं पहले से ही कि लुई क्षार या ब्रांस्टेड क्षार अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैंने आपको समझा दिया कि ईथर हमारा अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो मैंने दो प्रकार के अम्ल से अवक्रिया कराया, एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अवक्रिया करके लवण का निर्माण कराया और एक सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करा के लवण का निर्माण कराया। तो इस प्रकार से हमारा ईथर का रासायनिक गुण भाग बी, ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो रासायनिक अवक्रिया होती है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। दो रासायनिक गुण, एक परऑक्साइड का निर्माण और दूसरा लवण का निर्माण मैंने आपको बता दिया। तो पहला परऑक्साइड का निर्माण और दूसरा लवण का निर्माण मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा ईथर का रासायनिक गुण पार्ट सी, ईथर का रासायनिक गुण भाग सी जो है पार्ट सी, कार्बन ऑक्सीजन CO बंध के विदलन के कारण होने वाली अवक्रिया, ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया। दो रासायनिक गुण समझाने में हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अब हम आगे नहीं लेंगे, आगे सी पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।